हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएसपीसी एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक आ जाती है। आज 19 जून है। आज का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हिंदू में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसमें पहला है यूएस से क्या कहेगा इंडिया 21 जून को, और दूसरा आर्टिकल है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जलवायु नेतृत्व को लेकर के इसकी क्या समस्याएं हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, यही बात यहाँ पे किया है। और पहले आर्टिकल में जो है ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि इसमें वर्तमान सरकार की जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी प्रशासन, इसकी भर भर के बुराई की जा रही है। और इस तरीके से एस्पिरेंट होने के नाते हम किसी की भी पूरी तरीके से ना तो बुराई कर सकते हैं, ना तो सिर्फ अच्छाई बता सकते हैं। यानी हमें दोनों पक्ष लेकर के चलना है, पक्ष विपक्ष दोनों लेकर के चलना है, अच्छाई भी बुराई भी। और इसमें सिर्फ बुराई की जा रही है, तो इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताया है, तो इसके बारे में हम यहीं पे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि जब सन 1600 चल रहा था तब इंडिया, खास करके दिल्ली, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जमावड़ा रहता था। जैसे कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, व्यापारी हो गए, विदेशी आगंतुक हो गए, इन सारे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता था। और इंडिया जो था 1/4 व्यापार में शामिल था। यानी विश्व का जितना व्यापार होता था उसमें 1/4 कौन करता था? भारत करता था। यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। और फिर जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब कैसी कंडीशन थी आप सभी को पता है कि खाने के लाले पड़े हुए थे। यूएसए ने हमें गेहूं दिया तो ऐसे गेहूं दिया जो अपने यहाँ सुअर को खिला रहा था, वो हमें दे दिया उठा करके। तो इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन लेकर के चले गए। फिर यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जब से वर्तमान सरकार आई है 2014 से, मोदी गवर्नमेंट ने जब से प्रशासन संभाला है, जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं, खास करके एक विशेष समुदाय को लेकर के। उस समुदाय को क्या है उसमें इस आर्टिकल में बताया। देखिए आप कभी भी किसी समुदाय का डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि किसी विशेष समुदाय के प्रति। आप आंसर राइटिंग में इस तरीके से लिखेंगे, इंटरव्यू में भी यही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा जाए कि जब से वर्तमान सरकार आई तब से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कई सारे कदम उठाया जा रहा है। जैसे एनआरसी हो गया, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम। इस तरीके के जो भी कानून लाए गए हैं, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि खास करके मुस्लिमों को टारगेट करके लाया गया है, मुस्लिमों के खिलाफ लाया गया। उसके अलावा जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसमें कमी आई है, लोग एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए हैं, कई सारी हिंसा होती है, मॉब लिंचिंग का केस आया कई सारा, और अक्सर मॉब लिंचिंग के केस में देखेंगे आपकी मुस्लिमों की हत्या हुई है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। और इस तरीके से इस आर्टिकल को लेकर के, किसी विशेष आर्टिकल को लेकर के हम एग्जामिनेशन में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। इसके बारे में मैंने आप लोग को ओवरव्यू दे दिया। इसके बारे में ध्यान रखेंगे आप। अगर कहीं भी वर्तमान सरकार की पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो आप दोनों साथ में रखेंगे। देखिए कभी भी आंसर राइटिंग हुआ या इंटरव्यू हुआ, आपको दोनों साथ लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष। आपको मत ये भी बताना है कि क्या सही है और ये भी बताना है कि क्या गलत है। उसके बाद बैलेंस करके आंसर राइटिंग में अपना निष्कर्ष देना है। कभी भी किसी को भी पूरी तरीके से आप खारिज नहीं करेंगे कि ये पूरी तरीके से वर्तमान सरकार गलत है, पूरी तरीके से अच्छी है। देखिए आप एस्पिरेंट है, आपको दोनों पक्ष देख करके चलना है। और फिर आप एक कल का आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको सरकार के साथ ही काम करना। आप उसके अपोज में जाकर कितना सब नहीं बोल सकते हैं कि जब से आप आए तब से मुस्लिमों के खिलाफ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस तरीके से पूरा लेकर के नहीं चल सकते। और देखिए यहाँ पे ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ लेकर के चला जा रही है। ये सारी बातें यहाँ पे लेखक डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं वही सब बता रहा हूँ। ये नहीं सोचिए कि अपना विचार बता रहे हैं। और यही यहाँ पे सारी बुराई की गई गवर्नमेंट की, तो आप इसको लेकर के नहीं चल सकते हैं। जबकि दूसरा आर्टिकल है ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैंने पूरा अच्छे से लेकर के चला है, पूरा डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है दूसरा आर्टिकल के बारे में। ये दूसरा आर्टिकल है जो छपा था कि जलवायु नेतृत्व की जिम्मेदारी तथा कठिनाई चर्चा में क्यों आ गया ये। तो अभी सुल्तान अल जबर, ये कौन है? ये यूएई के मंत्री हैं। यूएई क्यों चर्चा में आए? तब देखिए COP28 जो होगा वो कहाँ पे होगा? यूएई में ही होगा। इस वजह से यहाँ पे इसके होस्ट जो होंगे, इस मेजबान करता है, इनकी जिम्मेदारी नहीं की है, सुल्तान अल जबर की, इन्हीं की जिम्मेदारी है। इनको हटाने के लिए स्थानीय लेवल पर क्या हो रहा है? अभियान चलाए जा रहे हैं। यानी इनके खिलाफ क्या हो रहा है? तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इनको हटाया जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी एक कंपनी है जो तेल यानी जीवाश्म ईंधनों को सपोर्ट करती है, तो इसीलिए कहा जा रहा है। उसके सीईओ यही है सुल्तान अल जबर, जो कंपनी है यूएई की तेल की कंपनी, जीवाश्म ईंधनों से रिलेटेड जो कंपनी है, उसके सीईओ कौन है? तो सुल्तान अल जबर है। इसलिए इनको हटाने की बात की जा रही है वहां पे कि आप खुद जीवाश्म ईंधन के सीईओ बने हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के चला जाए। आप कैसे इस काबिल हैं कि आप COP28 की अध्यक्षता करें जब आप खुद ही जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा दे रहे हैं? इसलिए यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इनको हटा दिया जाए इस पद से। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ ऊर्जा की यात्रा सबको साथ में करनी होगी। अब यहाँ पे साथ में यात्रा करने का क्या मतलब है? यानी सबको साथ लेकर के चलना होगा। ये नहीं कि कोई एक तरफ भाग रहा है, कोई दूसरी तरफ भाग रहा है, कोई यहाँ कह रहा है, कोई वहां कह रहा है। सबको एक साथ सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। यात्रा का मतलब ये नहीं कि ट्रेवल करना है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा।
इसमें विकासशील देश जैसे कौन हो गया, जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, ये सारे देश हो गए जो कि ऊर्जा संक्रमण से गुजर रहे हैं, उनके लिए जीवाश्म ईंधनों को छोड़ना मुश्किल होगा। अब जाहिर सी बात है, अभी देखिए हमारे यहाँ ही भारत में लगभग 70% बिजली का उत्पादन किससे होता है, तो कोयले से होता है। अब हम अचानक से कैसे इसका उत्पादन बंद कर दें? अगर हम कोयला उत्पादन या कोयला का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो आप सोच के देखिए ना कि आधे से ज्यादा हमारे देश में बिजली नहीं आएगी, क्योंकि 70% बिजली का उत्पादन हमारे यहाँ भी कोयले से हो रहा है। तो इस तरीके से जो भी विकासशील देश है उनके लिए तो दिक्कत समस्या खड़ी हो जाएगी, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। सुल्तान अल जबर मसदर के मालिक है। मसदर का एक कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा की एक कंपनी है। इसने सौर तथा वायु ऊर्जा में बहुत अधिक निवेश किया है। यूएई का बरकाह परमाणु संयंत्र जो 6 गीगावाट सौर ऊर्जा देता है, यानी इसको किसने बनाया, तो मसदर ने बनाया। यूएई का बरकाह परमाणु संयंत्र। अब अगर आपसे वन लाइनर दे करके पूछ ले कि बरकाह परमाणु संयंत्र कहाँ है जो चर्चा में है, तो कहाँ पे है, यूएई में है। कितना गीगावाट उत्पन्न करता है, तो 6 गीगावाट ऊर्जा उत्पन्न करता है और ये स्वच्छ ऊर्जा है। मसदर तथा IRENA, अब ये क्या है, यहाँ पे IRENA क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका हिंदी में क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी। इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से स्लाइड बनाया, तो यहाँ पे आप टेंशन नहीं लें कि यहाँ पे लिखा ही नहीं है हिंदी में, या यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख दी गई, पूरा नाम नहीं लिखा गया। तो इसके बारे में देखिए मैंने पूरा आगे चल करके अच्छे से इस बारे में डिस्कस किया कि इसका स्थापना कब हुई, कौन कौन से इसके सदस्य हैं, कैसे ये काम करता है, क्या काम करता है, तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई है, तो इसको आप टेंशन नहीं लेंगे। अब यहाँ पे मसदर जो यूए की कंपनी है और IRENA, इन्होंने हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वो समझौता क्या है कि 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने के लिए, यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो IRENA हो गया और मसदर कंपनी हो गई, इन दोनों ने मिलकर समझौता क्या किया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश है और नवीकरणीय ऊर्जा की जो वर्तमान क्षमता है इसको 2030 तक 3 गुना करना है। COP28 में वित्त का मामला महत्वपूर्ण रहेगा। अब कभी भी देखिए बिना वित्त के, बिना पैसे के आप कैसे किसी चीज को लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी बनानी है, नई टेक्नोलॉजी ईजाद करनी है, तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। अगर आपको अनुकूलन करना है तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। कुछ भी करेंगे तो वहाँ पे वित्त तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि COP28 में वित्त का मामला महत्वपूर्ण रहेगा। COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यूएई में, ये मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो जलवायु समृद्धि योजनाएं हैं, यानी जलवायु सुधारने के लिए जो योजनाएं चलाई जाएंगी उसके लिए कितने की आवश्यकता होगी, तो $10 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी। लगभग $10 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी COP28 में, ताकि ये जो जलवायु से रिलेटेड योजनाएं हैं उसको अच्छे लेवल पे लेकर के चला जा सके, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, उसका सही तरीके से ध्यान रखा जा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि कर्ज एक रुकावट होगी। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, बहुत से देश असतत कर्ज के नाते पंगु हो गए हैं। अब असतत कर्ज क्या होता है, देखिए अभी चाइना की एक पॉलिसी है डेप्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे डेप्ट पॉलिसी का क्या मतलब है, ये इतना कर्ज दे देता है सामने वाले को, यानी चाइना किसी देश को इतना ज्यादा कर्ज दे देगा कि आप मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भी नहीं चुका पाएंगे। उसके बाद जब आप नहीं चुका पाएंगे तब क्या करेगा, आपके देश में इंटरवीन करेगा, आपके बंदरगाह खरीद लेगा, आपके रेलवेज ले लेगा, आपकी सेना पे आकर के अपना प्रभुत्व जमाएगा। तो इस तरीके से फिर वो सामने वाला देश देखेंगे कि आप एक दिन आर्थिक भगौड़ा साबित हो जाता है, आर्थिक रूप से पंगु हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि असतत कर्ज जो है वो बढ़ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लोग इसको पे करने में असक्षम हो जा रहे हैं, देश जो है इसको पे नहीं कर पा रहे हैं, इसको वापस से नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जलवायु से नुकसान होता है, भी देखिए जैसे हमारे यहाँ पे विपर्जय चक्रवात आया, अब यहाँ पे अगर इतने बड़े लेवल पे तबाही मचाएगा तो चलिए हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है, हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इन लोग अपने कहाँ से इसको पे करेंगे? अगर इनके यहाँ पे मान लीजिए इन्होंने किसी से कर्ज लिया कि कोई परियोजना चलानी है हमको, या कोई जल विद्युत परियोजना हो गई, कोई नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजना हो गई, वायु ऊर्जा से जुड़ा संबंधित कोई मुद्दा हो गया, इन सारी चीजों को लेकर के चलने के लिए उन्होंने लिया लोन किसी अन्य देश से, IMF से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई जलवायु परिवर्तन की वजह से कोई कंडीशन बन गई, कोई आपदा आ गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी संरचना खराब हो गई, अब ये कहाँ से पे करेंगे? तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये चक्रवात जैसा अभी चल रहा है विपर्जय, तो इन सारी चीजों को लेकर के देखिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो असतत कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और देश इसको चुका नहीं पा रहे हैं, इसको चुकाने में असक्षम हो जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जलवायु अनुकूलन तथा स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए कर्ज रुकावट को रोकने के लिए सामूहिक आवश्यकता है। यानी क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो अनुकूलन हो गया जलवायु से रिलेटेड, यानी जलवायु से लड़ने के लिए, और जो ये असतत कर्ज है इसको चुकाने के लिए सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। कोई अकेले इसको लेकर के नहीं चल सकता। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा वो पूरे विश्व के लेवल पे है, किसी एक देश का मुद्दा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए प्रयास भी पूरे विश्व स्तर पर करने पड़ेंगे। कोई एक देश अपने स्तर पर प्रयास करके इसको रोक तो पाएगा नहीं, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, विश्व स्तर पर प्रयास करने होंगे। सुल्तान अल जबर ने सुझाव दिया प्रभुधन निधि। अब ये क्या है, देखिए प्रभुधन निधि आपको समझ नहीं आएगा हिंदी में, प्रभुधन निधि ये क्या है यार, प्रभु जी स्वयं आ गए क्या, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया गया सोवरेन वेल्थ फंड।
इसलिए कहा जाता है कि कहीं कहीं इंग्लिश टर्म ही यूज कर लेना ज्यादा बेहतर। आप सोचिए, मान लीजिए आपको ये समझ आ भी रहा हो प्रबुधन निधि, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे, उनको क्या पता प्रबुधन निधि क्या है, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोवरन वेल्थ फंड, अगर आप वहाँ पे ये लिख देंगे तो उनको समझ आएगा एग्जामिनर को। और अंततः हमें करना क्या है कि एग्जामिनर को कंफर्टेबल फील हो, तभी हमें वो नंबर देगा। तो एग्जामिनर के लिए जितना कंफर्टेबल फील होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे आप चाहें तो ये इंग्लिश टर्म लिख सकते हैं सॉवरन वेल्थ फंड, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रबुधन निधि की जगह आप ब्रैकेट में प्रबुधन निधि लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे इस तरीके से प्रबुधन निधि लिख करके ब्रैकेट में सॉवरन वेल्थ फंड लिखिए, ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि ये क्या है। तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक क्या है? मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। अब इसका क्या तात्पर्य देखिए, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं? जो कई सारे क्षेत्रों में विकास के लिए काम करते हैं, यानी एक जगह लिमिटेड होकर के नहीं रहते कि सिर्फ हमें नवीकरणीय ऊर्जा में देना है, सिर्फ कृषि में हमें ऋण देना है। इस तरीके से वो लिमिटेड होकर के नहीं रहते हैं, वो जहां भी उनको मौका मिलता है वो कर्ज देने के लिए तैयार रहते हैं, ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो वही बहुपक्षीय विकास बैंक हो गए। इसको कम करने में सहायक होंगे, यानी क्या कहा जा रहा है कि जो असतत कर्ज है इसको कम करने के लिए कौन कौन सहायक होंगे? तो सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट है 2025 में स्वच्छ ऊर्जा यूएई का नेतृत्व चाहते हैं, जो कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को 2030 तक अबू धाबी क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन कंपनी में बदल देगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अमेरिका हो गए और यूरोपियन यूनियन जो है, इनको अबू धाबी से यूएई से सीख लेनी चाहिए। किस मामले में? तो वित्त के मामले में और फिर लीडरशिप के मामले में। जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास ये आती है अध्यक्षता, तो ये लोग क्या करते हैं कि वित्त के मामले में आई बाई करते हैं। ये लोग वादा तो करते हैं कि $100 मिलियन देना है, $10 ट्रिलियन देना है, निवेश करना है, फंड करना है, लेकिन फिर जब टाइम आता है तभी लोग करते नहीं, यहाँ से मुकर जाते हैं, बाय करने लगते हैं कि विकासशील देशों को हम क्यों दें, वो जैसे मर्जी वैसे चलाएं, हमारी इसमें क्या गलती है। जबकि आप देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से जो विकसित देश है उन्होंने जलवायु परिवर्तन में ज्यादा योगदान दिया है, उन्होंने कार्बन उत्सर्जन में ज्यादा योगदान दिया है, तो वही यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। लेकिन ये लोग इसकी जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं, ये लोग मुकर जाते हैं इस बात से। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अबू धाबी इसको ठीक तरीके से लेकर के चल रहा है, और जो ये अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी है, इसका नाम बदल करके और इसका कार्य बदल करके इसको क्या कर दिया जाएगा 2030 तक? तो अबू धाबी क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन कंपनी में बदल देंगे, यानी इस कंपनी का नाम भी बदल देंगे और फिर इसका कार्य भी बदल देंगे 2030 तक का। अबू धाबी ये कर रहा है, यानी अगर वो अध्यक्षता कर रहा है तो इसमें पहला स्टेप वो खुद उठा रहा है ताकि मैं इस चीज को लेकर के चल सकूं। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश कर रहा है अबू धाबी, और उसके अलावा जो भी जीवाश्म ईंधन से जुड़ी संभावना है उसको खत्म कर रहा है। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से अबू धाबी से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर अध्यक्षता कर रहा है तो पहले खुद स्टेप उठा रहा है, तब हम लोग से कह रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करेगी। और यहाँ पे देखिए जो अच्छे नेता होते हैं, अच्छा नेतृत्व जो होता है वो भी यही बताता है कि पहले खुद कोई चीज करे उसके बाद कहे। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने अपने घर वालों को भूखा रखा। जब हमारे देश में अनाज की कमी थी तो उन्होंने क्या किया? पहले अपने घर वालों को भूखा रखा। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ पहले मेरे घर वाले रह पाएंगे भूखे कि नहीं। अगर मेरे घर वाले रह सकते हैं तो मेरे देश वाले भी रह सकते हैं, मैं रह सकता हूँ कि नहीं। जब वो खुद रह लिए, उनके घर वाले रह लिए भूखे, तब उन्होंने अपने देश से आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन आप लोग भी अनशन करें, आप लोग भी उपवास रखें, अनशन नहीं करें सॉरी, उपवास रखें। तब उन्होंने देश के सामने रखा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यही पहले खुद इसको लागू कर रहा है, उसके बाद जब यहाँ पे आएगी COP28 की मीटिंग तब ये खुद दूसरों से बोलेगा, पहले ये खुद करके दिखा रहा है। इस तरह COP28 का केंद्रीय विषय क्या होगा? तो वहाँ पे केंद्रीय विषय उसका होगा वित्त, मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वित्त, जब COP28 का आयोजन होगा यूएई में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं COP से जुड़े जो महत्वपूर्ण परिणाम हुए अभी तक, COP की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, सारी मीटिंग यहाँ पे शुरू से आखिर तक मैंने लिखे जो भी COP की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। COP क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये क्या है? जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के लिए प्रत्येक वर्ष UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, उसी से जुड़ा मीटिंग होती है COP की। इसी को COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका पहला कब हुआ था? वर्ष 1995 में हुआ था। COP फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? बर्लिन जर्मनी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। वर्ष 1997 में क्या हुआ था? यहाँ पे COP 3 था। इसमें क्या है? इसमें आया क्योटो प्रोटोकॉल। ये कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों तो बाध्य करता है। इसकी विशेषता क्या थी क्योटो प्रोटोकॉल की? तो जो विकसित देश हैं इनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी था कि ये अपने उत्सर्जन में कमी करें। नेक्स्ट पॉइंट कब है? वर्ष 2002। इसमें क्या हुआ? तो COP 8 कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली भारत में हुआ था। इसमें क्या अपनाया गया था? दिल्ली घोषणा इसमें अपनाई गई थी। सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2007। इसमें क्या हुआ था? तो COP 13 हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया था? तो पार्टियों ने बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणामों की ओर तीव्रता प्रदान की। इस योजना में 5 मुख्य श्रेणियों, कौन कौन सी श्रेणियां? तो साझा दृष्टि, शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण, ये 5 मुख्य श्रेणियां शामिल थी। इस पे काम किया इस मामले में। COP 13 में 2007 में बाली रोड मैप अपनाया गया, उसके अलावा बाली कार्य योजना अपनाया गया और उसमें 5 श्रेणियों में बांटा गया। ये है 5 श्रेणियां, इस पे काम किया जाएगा।
नेक्स्ट वर्ष 2010 में कॉप 16 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कानकुन में किया गया। कानकुन समझौता के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की सहायता सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हरित जलवायु कोष की स्थापना की गई, प्रौद्योगिकी तंत्र और कानकुन अनुकूलन ढांचे की स्थापना की गई। यानी इसमें 3 चीज निकल करके आई। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कानकुन अनुकूलन ढांचे की स्थापना। वर्ष 2011 में कॉप 17 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया डरबन में। इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ के निकल करके आया, तो इसमें सरकारें 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नए सार्वभौमिक जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ। यानी इस जो डरबन में कॉप 17 हुआ था वर्ष 2011, इसमें क्या कहा गया, तो इसमें ये कहा गया कि 2015 तक विश्व लेवल पर कोई ऐसा समझौता लेकर के आ जाए, कोई ऐसा फ्रेमवर्क लेकर के आ जाए जो 2020 से आगे की अवधि के लिए काम करे। यानी जो कॉप 17 हुआ था वो कब तक चल रहा था, तो कॉप 17 चल रहा था 2020 तक के लिए। इसका जो फ्रेमवर्क अपनाया था 2020 तक के लिए था। और जब कॉप 15 हुआ, सॉरी कॉप 21 हुआ 2015 में, तब क्या कहा गया, यहाँ पे हुआ पेरिस समझौता। अब ये पेरिस समझौता कब से काम करेगा, तो ये काम करेगा 2020 के आगे की अवधि के लिए। और ये डरबन समझौते में कहा गया था कि कोई ऐसा वैश्विक फ्रेमवर्क लेकर के आ जाए जिसके तहत काम किया जाए 2015 के बाद 2020 के आगे लेकर के चला जाए। 2015 तक ऐसे फ्रेमवर्क अपना लेना अपने लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2015, इसमें क्या हुआ, तो कॉप 21 पेरिस समझौता गया, तो बहुत फेमस आप सभी लोग को पता होगा। कॉप 21 में पेरिस समझौता अपनाया गया था। इसमें क्या कहा गया था, तो वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना तथा और अधिक सीमित यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने का प्रयास करना है। यानी इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसको कितना रखना है, तो हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। कहाँ से, जो पूर्व औद्योगिक स्तर है। पूर्व औद्योगिक स्तर से क्या मतलब है, पूर्व औद्योगिक स्तर से मतलब है कि जब इंग्लैंड और यूरोपीय देशों में उद्योगों की स्थापना हो चुकी थी, उद्योग की स्थापना थी, उसके पहले जो जितना वहां पे तापमान था वहां से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को रोकना है। और जहां तक मुमकिन हो सके तो हम इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेकर के आएंगे। अब देखिए बहुत सारी स्टडीज इसके बारे में हो चुके हैं, तो उन्होंने बताया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस इसको रोक नहीं पाएंगे। ये अब पाना इसको, अब इस लक्ष्य को हासिल कर पाना लगभग असंभव हो गया कि आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान वृद्धि को रोक ले, क्योंकि आप उस तरीके से काम ही नहीं करें, बस आपने लक्ष्य सेट कर दिया। जैसे हम लोग करते हैं, रोज शेड्यूल बनाएंगे, रोज टाइम टेबल देखेंगे कि ये करना है वो करना है, और जब पढ़ने की बारी आएगी तब पढ़ेंगे नहीं। शेड्यूल बनाएंगे 24 घंटे में से 18 घंटा स्टडी का, और पढ़ेंगे कितना, 4 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे ये लोग भी कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी यहाँ पे लक्ष्य सेट कर दिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक रोकना है। लेकिन करते क्या है, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उसके लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप तो रुकेगा नहीं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, आप इसको अपने से रिलेट करके देखिए कि स्टडी के मैटर में क्या करते हैं। आप बनाएंगे कि 14 घंटा पढ़ना है, पढ़ेंगे कितना, 4 घंटा भी नहीं। इसके लिए अमीर देशों को वर्ष 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिबद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है। 2020 के बाद भी कितना देना है, इसमें तो $100 अरब देना अमीर देशों को। अमीर देशों का मतलब विकसित देश, जैसे यूरोपीय यूनियन, उसके अलावा और भी जो विकसित देश हैं, उन सबको $100 अरब देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉप 22, ये कहाँ पे हुआ था, मराकेश में। और कब हुआ था, ये 2016 में। पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ना, जलवायु कार्रवाई हेतु मराकेश साझेदारी की शुरुआत की गई। उसके बाद कॉप 23 कहाँ हुआ था, ये हुआ था बॉन जर्मनी में। ये कब हुआ था, 2017 में। देशों द्वारा इस बारे में बातचीत करना जारी रखा गया कि समझौते वर्ष 2020 से कैसे कार्य करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस समझौते से हटने के अपने इरादे की घोषणा की। यानी जब 2017 में कॉप 23 हुआ था बॉन जर्मनी में, तब क्या कहा था यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने ये कहा था कि मैं इस फैसले से, इस समझौते से बाहर निकल जाऊंगा। किससे, पेरिस समझौते से। नेक्स्ट पॉइंट है एक छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला कॉप था जिसमें फिजी ने अध्यक्षीय पद संभाला। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फिजी इसका अध्यक्ष था कॉप 23 का, जो 2017 में हुआ था। और किसी द्वीपीय देश द्वारा, छोटे द्वीपीय देश द्वारा अध्यक्षता संभाला गया, ये पहला मौका था कि जब किसी छोटे द्वीपीय देश ने अध्यक्षता संभाली हो कॉप की। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2018 में कॉप 24, ये कहाँ पे हुआ था, काटोवाइस, पोलैंड। इसके तहत वर्ष 2015 की पेरिस समझौतों को लागू करने के लिए एक नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नियम पुस्तिका में जलवायु वित्त पोषण सुविधा और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, NDC नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट वर्ष 2019, ये कब हुआ था, तो कॉप 25 कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड स्पेन में हुआ था 2019 में। इसे मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया था। इस दौरान बढ़ते जलवायु तात्कालिकता के संबंध में कोई ठोस योजना मौजूद नहीं थी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो यहाँ पे अभी IRENA जो था उसी के बारे में आप पूरा विस्तार से देख लेते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में वॉन जर्मनी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो वॉन, ये कहाँ पे पाया था, जर्मनी का शहर है। 2009 में किया गया था।
वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं इसके। भारत इसका सदस्य कि नहीं? तो भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य देश है, यानी भारत इसका सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो अबू धाबी में है। प्रमुख कार्य इसके क्या है? यह एक अस्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए अपने सदस्य देशों को उनके ट्रांजिशन में सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच, उत्कृष्टता केंद्र और नवीकरणीय ऊर्जा पर नीति, प्रौद्योगिकी, संसाधन तथा वित्तीय ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास, ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और निम्न कार्बन आर्थिक विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु जैव ऊर्जा, भूतापीय, जल विद्युत, महासागर, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के सभी रूपों को व्यापक रूप से अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इसका कार्य क्या? तो देखिए जितना भी नवीकरणीय ऊर्जा है, चाहे वो जल ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, वायु ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, मतलब जो भी यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा उसके क्षेत्र में ये काम करता है, देशों को उसमें सहायता देता है, उसके लिए प्रौद्योगिकी देता है, ज्ञान देता है, उनको बताता है कैसे लेकर के चलना है, उनकी सहायता करता है। ये सारे काम इसके हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा के, यही सारी चीजें यहाँ पे करती है। तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू।